भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। कलिंग युद्ध के परिणाम इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1,50,000 सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया। सम्राट ने हिमालय से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं।
सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक बुद्ध ने था, जिससे से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। आगे बढ़े अशोका का अर्थ है बिना दोहक के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उन्हें अपने संपादकों में पत्थर में नक्काशीदार देवानाम्पिया पियादासी के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि विद्वान जॉन के अनुसार और विद्वानों की सहमति से सहमत का अर्थ है देवताओं का प्रिय और म्यान का अनुग्रह। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। 260 ईसा पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोका ने युद्ध का त्याग किया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। जो कुछ भी उनके बारे में जाना जाता है, उनमें से अधिकांश उनके संपादकों के बाहर बौद्ध ग्रंथों से आता है, जो उन्हें रूपांतरण और गुणी व्यवहार के मॉडल के रूप में मानते हैं। उनके और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया, वह उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं बना। यद्यपि वह प्राचीन काल में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के राजा थे, उनका नाम इतिहास में तब तक खो गया था जब तक कि उन्हें 1837 ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप एल 1799 से 1840 सीई द्वारा पहचान नहीं लिया गया था। तब से सम्राट अशोका युद्ध को त्यागने के अपने निर्णय, धार्मिक सहिष्णुता पर उनके आग्रह और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए सबसे आकर्षक प्राचीन राजाओं में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। हालांकि सम्राट अशोका का नाम पुराणों, राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों आ 297 सी 273 BCE की पत्नियों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुभद्रांगी के रूप में दिया गया है, लेकिन दूसरे में धर्म के रूप में। उन्हें कुछ ग्रंथों में ब्राह्मण, उच्चतम जाति की बेटी और बिंदुसार की प्रमुख पत्नी के रूप में भी चित्रित किया गया है, जबकि निम्न स्थिति की महिला और दूसरों में नाबालिग पत्नी। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि सम्राट अशोकाचार में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा, वारिस स्पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोका की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी पतली और यहाँ तक कि पतली थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें कोर्ट में उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था और कोई संदेह नहीं था जो कि सशस्त्रास्त्रों की प्रस्तावना में निर्देश दिए गए थे, भले कि उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, बस शाही बेटों में से एक के रूप में। द अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया, तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोका 18 वर्ष की आयु के आसपास था, तो उसे विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोका उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। तक्षशिला में सम्राट अशोका के अभियान से कोई ऐतिहासिक खाता नहीं बचा है। यह शिलालेखों और जगह के नामों के सुझावों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विवरण अज्ञात हैं। अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप। अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कलिंग युद्ध का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ कलिंगा वॉर। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज ओडिशा राज्य है, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित